अध्याय संख्या 6 किसान और काश्तकार। पिछले 2 अध्यायों में आप वनों और चरागाहों के बारे में सुन रहे थे और उनके बारे में भी जो इन स्रोतों से रोजी रोटी अर्जित करते हैं। आपने झूम खेती करने वालों, चरवाहों और जनजातीय समूहों के बारे में भी सुना। आपने जाना कि किस तरह वनों और चरागाहों को आधुनिक सरकारों ने नियंत्रित करना शुरू किया और उनकी पाबंदियों से उन पर भी असर पड़ा जो इन संसाधनों पर आश्रित थे। इस अध्याय में आप विभिन्न देशों के खेतीहर समुदायों के बारे में जानेंगे। यहां एक और इंग्लैंड के छोटे किसानों, कॉटेजर, अमेरिका के गेहूं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादक किसानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप जानेंगे कि आधुनिक खेती की शुरुआत का विभिन्न देहाती समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी कि विश्वव्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने का दुनिया के अलग अलग इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन विभिन्न स्थानों की तुलना से आप ये जान पाएंगे कि इन स्थानों का इतिहास एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक प्रक्रिया के रूप में कितना मिलता जुलता रहा है। आइए इस सफर की शुरुआत इंग्लैंड से ही करें, जहां कृषि क्रांति ने पहली। पृष्ठ संख्या 118। अध्याय 6 भाग 1 इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। 1 जून 1830 की घटना है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया है। बाद के महीनों में इस तरह की घटनाएं कई दूसरे जिलों में भी दर्ज की गईं। कहीं सिर्फ पुआल जल जाती और कहीं तो पूरा का पूरा फार्म हाउस ही स्वाहा हो जाता था। फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने एक थ्रेशिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया। इसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला, जिसमें तोड़ फोड़ की ये घटनाएं पूरे दक्षिणी इंग्लैंड में फैल गईं। इस दौरान लगभग 387 थ्रेशिंग मशीनें तोड़ी गईं। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि वे इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि इनके कारण मेहनतकशों की रोजी छिन गई है। ज्यादातर खतों पर कैप्टन स्विंग नाम के किसी आदमी के दस्तखत होते थे। जमींदारों को यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर भी हमला न बोल दें। इस चक्कर में बहुत सारे जमींदारों ने तो अपनी मशीनें खुद ही तोड़ डाली। जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई की। जिन लोगों पर शक था कि वे दंगे में लिप्त हैं, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। 1976 लोगों पर मुकदमा चला, 9 को फांसी दी गई और 505 को देश निकाला दिया गया, जिनमें से 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लगभग 644 लोगों को बंदी बनाया गया। इन खतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मिथकीय नाम था। तो स्विंग के नाम पर दंगे करने वाले आखिर थे कौन? वे थ्रेशिंग मशीनों को तोड़ने पर क्यों आमादा थे? वे किस बात का विरोध कर रहे थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड की खेती में आए बदलाव को देखना होगा। 1.1 खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफी खुला खुला हुआ करता था। ना तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति थी और ना ही उसकी बाड़ाबंदी की गई थी। किसान अपने गांव के आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे। साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी, जिसमें गांव के हर व्यक्ति को जमीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। जमीन के ये टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे और कई जगह बिखरे होते थे। कोशिश ये होती थी कि हर किसान को अच्छी और खराब दोनों तरह की जमीन मिले। खेती की इस जमीन के परे साझा जमीन होती थी। आगे की चर्चा से पहले नए शब्द। बाड़ाबंदी, पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया। कॉमन्स, पारंपरिक समाजों में साझा सामुदायिक जल, जंगल, जमीन।
ये धमकी भरे खत काफी बड़े पैमाने पर भेजे जाते थे। कई बार इन खतों की भाषा काफी शालीन होती थी, जबकि कई बार बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ पत्र बहुत छोटे होते थे। सुनिए एक नमूना। श्रीमान, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी थ्रेशिंग मशीन खुद नहीं तोड़ी तो हम अपने लोगों को भेजकर ये काम कराएंगे। सब लोगों की ओर से स्विंग। E.J. हॉब्सबॉम और जॉर्ज रूदे, कैप्टन स्विंग से। अब आगे। खेती की इस जमीन से परे साझा जमीन होती थी। कॉमन्स की इस साझा जमीन पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। यहां वे अपने मवेशी और भेड़ बकरियां चराते थे, जलावन की लकड़ियां बीनते थे और खाने के लिए कंद मूल फल इकट्ठा करते थे। पृष्ठ संख्या 119। जंगल में वे शिकार करते और नदियों ताल तलैयों में मछली पकड़ते। गरीबों के लिए तो ये साझा जमीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन थी। इसी जमीन के बल पर वे लोग अपनी आय में कमी को पूरा करते, अपने जानवरों को पालते। जब किसी साल फसल चौपट हो जाती तो यही जमीन उन्हें संकट से उबारती थी। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीन की ये अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से ही बदलने लगी थी। 16वीं सदी में जब ऊन के दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाभ कमाने के लिए ऊन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्हें भेड़ों की नस्ल सुधारने और बेहतर चरागाहों की आवश्यकता हुई। नतीजा ये हुआ कि साझा जमीन को काट छांट कर घेरना शुरू कर दिया गया ताकि एक की संपत्ति दूसरे से या साझा जमीन से अलग हो जाए। साझा जमीन पर झोपड़ियां डालकर रहने वाले ग्रामीणों को उन्होंने निकाल बाहर किया और बाड़ाबंद खेतों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। ये बाड़ाबंदी की शुरुआत थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बाड़ाबंदी आंदोलन की रफ्तार काफी धीमी रही। शुरू में गिने चुने भूस्वामियों ने अपनी पहल पर ही बाड़ाबंदी की थी। इसके पीछे राज्य या चर्च का हाथ नहीं था। लेकिन 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया और इसने इंग्लैंड के भूदृश्य को आमूल बदल कर रख दिया। सन 1750 से 1850 के बीच 60 लाख एकड़ जमीन पर बाड़ें लगाई गई। ब्रिटेन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए 4000 कानून पारित किए। इस पृष्ठ पर एक चित्र संख्या 1, कैप्टन स्विंग आंदोलन 1830 से 1832 के दौरान इंग्लैंड के विभिन्न काउंटियों में तोड़ी गई थ्रेशिंग मशीनें। E.J. हॉब्सबॉम तथा जॉर्ज रूदे की पुस्तक कैप्टन स्विंग पर आधारित। स्रोत ख। स्विंग की ओर से सख्त भाषा में भेजे गए खत का एक नमूना। श्रीमान, आपका नाम ब्लैक हार्ट्स की सूची में रखा गया है। आप और आप जैसे अन्य लोगों को सलाह दी जाती है कि अपना इरादा बताएं। आप हर अवसर पर जनता के विरोधी रहे हो। आपको जैसा करना चाहिए था अभी तक आपने वैसा किया नहीं है। स्विंग। पृष्ठ संख्या 120। 1.2 अनाज की बढ़ती मांग। जमीन को बाड़ाबंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब क्या था? नए बाड़े पुराने बाड़ों से भिन्न थे। जहां 16वीं शताब्दी के बाड़ों में भेड़ पालन का विकास किया गया, वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी का उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना हो गया और इसका संदर्भ भी अलग था, एक नए दौर का सूचक। 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ी। सन 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी, जो 1850 में 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ तक जा पहुंची। जाहिर है कि अब ज्यादा अनाज की जरूरत थी। इसी दौर में इंग्लैंड का औद्योगिकरण भी होने लगा था। बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गांव से शहरों का रुख करने लगे थे। खाद्यान्नों के लिए वो बाजार पर निर्भर होते गए।
इस तरह जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ी, वैसे वैसे खाद्यान्नों का बाजार भी फैलता गया और खाद्यान्नों की मांग के साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसकी वजह से यूरोपीय खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार बाधित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में खाद्यान्नों के दाम आसमान छूने लगे। इससे उत्साहित होकर भूस्वामी अपनी बाड़ाबंद जमीन में बड़े पैमाने पर अनाज उगाने लगे। उनकी तिजोरियां भरने लगीं और उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 2। इंग्लैंड और वेल्स में गेहूं के दामों का वार्षिक औसत सन 1771 से 1850। नए शब्द: बुशेल क्षमता की माप, शिलिंग इंग्लैंड की एक मुद्रा का नाम, 20 शिलिंग बराबर 1 पाउंड। इस पृष्ठ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि मूल्य रेखा 1790 के दौरान किस प्रकार तेजी से ऊपर उठती है और 1815 के बाद नाटकीय ढंग से नीचे गिरने लगती है। इन उतार चढ़ावों के कारणों का पता लगाइए। पृष्ठ संख्या 121। चित्र संख्या 3। 19वीं सदी की शुरुआत में सफोक का देहाती इलाका। अंग्रेज चित्रकार जॉन कॉन्स्टेबल की कृति। कॉन्स्टेबल के पिता अनाज के बड़े व्यापारी थे। कॉन्स्टेबल का बचपन पूर्वी इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र सफोक में बीता। इस क्षेत्र में बाड़ाबंदी का काम 19वीं सदी से काफी पहले पूरा हो चुका था। कॉन्स्टेबल के चित्र देहात के खुले जीवन को बड़े भावपूर्ण ढंग से उकेरते हैं। उनके चित्र हमें एक ऐसे दौर से परिचित कराते हैं जब देहात का सीधा, सरल और खुशनुमा जीवन अतीत की बात बनता जा रहा था और खुले खेतों की बाड़ाबंदी की जा रही थी। इस चित्र में खेतों पर लगी बाड़ें दर्शाई गई हैं, लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चलता कि तत्कालीन भूदृश्य कैसे बदलता जा रहा था। कांस्टेबल के चित्रों में हमें आमतौर पर मेहनतकश जनता दिखाई नहीं देती, पर नजर डालने से पता चलता है कि सफोक ऐसे इलाकों से घिरा हुआ था जहां स्विंग दंगों के दौरान बड़े पैमाने पर थ्रेशिंग मशीनें तोड़ी गई थीं। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 4। संसदीय कानूनों के तहत सार्वजनिक भूमि की बाड़ाबंदी 18वीं-19वीं सदी। E.J. हॉब्सबॉम तथा जॉर्ज रूदे की पुस्तक कैप्टन स्विंग पर आधारित। 1.3 बाड़ाबंदी का युग। इंग्लैंड के इतिहास में 1780 का दशक पहले के किसी भी दौर से ज्यादा नाटकीय दिखाई देता है। इससे पहले अक्सर ये होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट गहरा जाता था, लेकिन 19वीं सदी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। जिस तेजी से आबादी बढ़ी, उसी हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार के बावजूद 1868 में खाद्यान्न की अपनी जरूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा कर रहा था, बाकी का आयात किया जा रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई ये वृद्धि खेती की तकनीक में हुए किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि हुआ सिर्फ ये कि नई नई जमीन पर खेती की जाने लगी। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली जमीन और चरागाहों को काट छांट कर बड़े बड़े खेत बना लिए थे। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं सदी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थीं। 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों में किसान शलजम और तिपतिया घास यानी क्लोवर की खेती करने लगे थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती है। फिर शलजम को पशु भी बड़े चाव से खाते थे। पृष्ठ संख्या 122। इसलिए वे शलजम और तिपतिया घास की खेती नियमित रूप से करने लगे। बाद के अध्ययनों से पता चला कि इन फसलों से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी। असल में लगातार खेती करने से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण जमीन की उर्वरता भी कम होने लगती है।
शलजम और तिपतिया घास की खेती से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती थी और जमीन फिर उपजाऊ हो जाती थी। इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगे थे। अब बाड़ाबंदी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा था और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें बोने लगे थे। बाड़ाबंदी से अमीर भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाजार के लिए पहले से ज्यादा उत्पादन करने की सहूलत मिली। 1.4 गरीबों पर क्या बीती। बाड़ाबंदी ने भूस्वामियों की तिजोरियां भर दी, पर उन लोगों का क्या हुआ जो रोजी रोटी के लिए कॉमन्स पर ही आश्रित थे। बाढ़ लगने से बाड़े के भीतर की जमीन भूस्वामी की निजी संपत्ति बन जाती थी। गरीब अब ना तो जंगल से जलावन की लकड़ी बटोर सकते थे और ना ही साझा जमीन पर अपने पशु चरा सकते थे। वे ना तो सेब या कंदमूल बीन सकते थे और ना ही गोश्त के लिए शिकार कर सकते थे। अब उनके पास फसल कटाई के बाद बची ठूंठों को बटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था। हर चीज पर जमींदारों का कब्जा हो गया, हर चीज बिकने लगी और वो भी ऐसी कीमतों पर कि जिन्हें अदा करने की सामर्थ्य गरीबों के पास नहीं थी। जहां कहीं बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खासतौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों अर्थात काउंटियों में, वहां गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म हो गए। अपने अधिकारों से वंचित और जमीन से बेदखल होकर वे नए रोजगार की तलाश में दर दर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों से वे दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे। मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहां खेतीहर मजदूरों की भारी मांग थी। लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। पुराने जमाने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे। वे मालिकों के साथ खाना खाते और साल भर उनकी सेवा टहल करते थे। ये रिवाज 1800 तक आते आते समाप्त होने लगा था। अब मजदूरों को काम के बदले दिहाड़ी दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था। जमींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाड़ी की मद में कटौती करने लगे। काम अनिश्चित, रोजगार असुरक्षित और आय अस्थिर हो गई। वर्ष के बड़े हिस्से में गरीब बेरोजगार रहने लगे। क्रियाकलाप। औरतों और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा। गोपालन, जलावन की लकड़ी बीनने, सार्वजनिक भूमि पर फलों और बेरियों को इकट्ठा करने का काम पहले अक्सर औरतें और बच्चे करते थे। क्या आप बता सकते हैं कि बाड़ाबंदी का बच्चों और स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? सार्वजनिक भूमि की समाप्ति का परिवार के भीतर स्त्री पुरुष और बच्चों के आपसी संबंधों पर क्या असर हुआ होगा? पृष्ठ संख्या 123। 1.5 थ्रेशिंग मशीन का आगमन। जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए था, उन दिनों खाद्यान्न के भाव काफी ऊंचे थे और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई नई आई थ्रेशिंग मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। काश्तकार अक्सर मजदूरों के आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे। उन्हें लगा कि मशीनों से मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गांव और खेत खलियान में वापस लौट आए। अब उन्हें नए रोजगार की जरूरत थी, लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा। उसके दाम कम हो गए और कृषि मंदी छा गई। चित्र 2 में कीमतों का ग्राफ दिया गया है। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेती की जमीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए। उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी और संख्या कम करनी शुरू कर दी। गरीब और बेरोजगार लोग काम की तलाश में गांव-गांव भटकते थे और जिनके पास अस्थायी सा कोई काम था, उन्हें भी आजीविका खो जाने की आशंका रहती थी। यही वो दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे फैले। गरीबों की नजर में थ्रेशिंग मशीन बुरे वक्त की निशानी बनकर आई।
निष्कर्ष। इस तरह इंग्लैंड में आधुनिक खेती के आगमन से कई तरह के बदलाव आए। मुक्त खेत समाप्त हो गए और किसानों के पारंपरिक अधिकार भी जाते रहे। अमीर किसानों ने पैदावार में वृद्धि और अनाज को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया और ताकतवर हो गए। गांव के गरीब बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने लगे। कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी प्रांतों का रुख करने लगे, जहां रोजगार की संभावना बेहतर थी, तो कुछ अन्य शहरों की ओर चल पड़े। मजदूरों की आय का ठिकाना न रहा। रोजगार असुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए। स्रोत ग। बाड़ाबंदी के कारण सार्वजनिक जमीन पर अधिकार समाप्त होने से एक किसान ने स्थानीय जमींदार को यह पत्र लिखा था। अगर कोई गरीब आदमी सार्वजनिक जमीन से आपकी एक भेड़ ले ले तो कानून उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप सैकड़ों गरीबों की भेड़ बकरियों के चरने की जमीन छीन लेते हैं तो कानून कुछ नहीं करता। अगर गरीब आदमी आपसे कोई चीज छीन ले तो उसे फांसी दे दी जाती है, जबकि अगर आप उस व्यक्ति की आजीविका छीन लें तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गरीब इस बात को किस तरह समझें कि कानून उनकी पहुंच से बाहर है और सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। J.M. नीसन, कॉमनर्स, कॉमन राइट्स, इनक्लोजर्स एंड सोशल चेंज, 1700 से 1820, 1993 से उद्धृत। स्रोत घ। इसके विपरीत बहुत से लेखकों ने बाड़ाबंदी के लाभों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। खुले खेतों और बाड़ाबंदी की जमीन के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। बाड़ाबंदी की व्यवस्था निश्चित रूप से खुले खेतों से बेहतर है। खुले खेतों के मामले में खेतीहर जंजीरों में जकड़ा रहता है। वो मिट्टी या मूल्यों में कोई बदलाव नहीं ला सकता। उसकी हालत उस घोड़े जैसी होती है जो अन्य घोड़ों के साथ बंधा होता है, यानी वो उनसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता और उनके बीच ही कूद फांद कर सकता है। जॉन मिडल्टन, 18वीं शताब्दी के एक लेखक। क्रियाकलाप। स्रोत ग और घ को समझें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। स्रोत ग में किसान क्या कहना चाहता है? जॉन मिडल्टन क्या दलील देना चाहते हैं? खंड 1.1 से 1.4 तक दोबारा सुने और खुले खेतों के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का सार संक्षेप प्रस्तुत करें। आप किस तर्क को ज्यादा उचित समझते हैं? पृष्ठ संख्या 124। अध्याय 6 भाग 2। रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर। आइए अब जरा अटलांटिक के पार अमेरिका चलें। आइए सुने कि यहां आधुनिक खेती का विकास कैसे हुआ, किस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट बनकर उभरा और इन बदलावों का अमेरिका के ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में साझा जमीन को बाड़ाबंद किया जा रहा था, उस समय तक अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था। यहां 80 करोड़ एकड़ भूमि पर जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उगती थी। चित्र 5 से आपको उस समय की प्राकृतिक हरियाली के बारे में अंदाजा मिल सकता है। चित्र 5। श्वेत अप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार से पहले अमेरिका में जंगल और घास के मैदानों की स्थिति। बेकर की पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी खंड 2 1926 में संकलित एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से उद्धृत। जंगलों का करीब आधा और घास के मैदानों का 1/3 हिस्सा खेती के लिए साफ किया गया था। मानचित्र में आप 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में अमेरिका के विभिन्न मूल कबीलों के निवास क्षेत्रों को भी समझ सकते हैं। उस समय अमेरिकी भूदृश्य का ज्यादातर हिस्सा श्वेत अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं था। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी बसावट पूर्वी तट की एक छोटी संकीर्ण पट्टी तक सीमित थी। अगर आप उस समय अमेरिका की सैर पर निकलते तो आपको जगह जगह अमेरिका के मूल निवासियों के बड़े बड़े समूह मिलते। इनमें से कुछ घुमंतू थे और कुछ स्थायी रूप से रहने वाले। बहुत सारे समूह सिर्फ शिकार करके, खाद्य पदार्थ बीनकर और मछलियां पकड़कर गुजारा करते थे, जबकि कुछ
मक्का, फलियों, तंबाकू और कुम्हड़े की खेती करते थे। अन्य समूह जंगली पशुओं को पकड़ने में माहिर थे और 16वीं सदी से ही वन बिलाव का फर यूरोपीय व्यापारियों को बेचते रहे थे। चित्र 5 में 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न कबीलों की अवस्थिति को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 125। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 6, 1920 में अमेरिका के खेतीहर क्षेत्रों की स्थिति। 1920 के दशक में प्रकाशित बेकर की पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में संकलित लेखों के आधार पर 20वीं सदी आते आते ये भूदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए थे और उन्होंने वहां की जमीन को कृषि योग्य बना लिया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने मूल कबीलों को उनकी जगहों से विस्थापित करके अलग अलग खेतीहर इलाके बना लिए थे। कृषि उत्पादन के विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी। ये परिवर्तन कैसे संभव हुआ? अमेरिका में बसने वाले ये नए लोग कौन थे? खेती के इस प्रसार से अमेरिका के मूल निवासी यानी इंडियन मूल के कबीलाई समुदायों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? 2.1 पश्चिम की ओर प्रसार तथा गेहूं की खेती। अमेरिका में कृषि विस्तार का संबंध श्वेतों के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर बसने से गहरे रूप से जुड़ा है। सन 1775 से 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। थॉमस जेफरसन के 1800 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने तक लगभग 7 लाख श्वेत दर्रों के रास्ते अपलेशियन पठारी क्षेत्र में जाकर बस चुके थे। पूर्वी तट से देखने पर अमेरिका संभावनाओं से भरा दिखता था। वहां के बियाबानों को कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता था। जंगल से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जा सकता था। खाल के लिए पशुओं का शिकार किया जा सकता था और पहाड़ियों से सोने जैसे खनिज पदार्थ का दोहन किया जा सकता था। पृष्ठ संख्या 126। लेकिन इसका मतलब था कि पहले यहां के अश्वेत निवासियों को निकाल बाहर किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने सन 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी नदी के पार और बाद में और भी पश्चिम की तरफ खदेड़ना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कई लड़ाइयां लड़ी गईं। मूल निवासियों का जनसंहार किया गया और उनके गांव जला दिए गए। इंडियनों ने प्रतिरोध किया, कई लड़ाइयों में जीते भी, लेकिन अंततः उन्हें समझौता संधियां करनी पड़ी और अपना घर बार छोड़कर पश्चिम की ओर कूच करना पड़ा। मूल निवासियों की जगहों पर नए प्रवासी बसने लगे। प्रवासियों की लहर पर लहर आती गई। 18वीं शताब्दी के पहले दशक तक ये प्रवासी अपलेशियन पठार में बस चुके थे और सन 1820 से 1850 के बीच उन्होंने मिसिसिपी की घाटी में भी पैर जमा लिए। उन्होंने जंगलों को काट जलाकर, ठूंठ उखाड़कर खेत और घर बना लिए। फिर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाया करके बाड़ें लगा दी। इस जमीन पर वो मक्का और गेहूं की खेती करने लगे। शुरुआती वर्षों में इस उर्वर जमीन पर किसानों ने अच्छी फसलें पैदा की। जैसे ही एक जगह जमीन की पैदावार घट जाती, किसान बेहतर जमीन की तलाश में नई जगह चले जाते। मिसिसिपी नदी के पार स्थित विशालकाय मैदानों में प्रवासी आबादी का प्रसार 1860 के बाद की घटना है। बाद के दशकों में यह समूचा क्षेत्र अमेरिका के गेहूं उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र बन गया। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। चित्र संख्या 7, सन 1775 से 1920 के बीच श्वेत आप्रवासियों का पश्चिम की ओर प्रसार। चित्र संख्या 8, सीमांत क्षेत्रों में सॉड मकान। घास के मैदान साफ करने के दौरान आप्रवासी किसान इस तरह के घर बनाते थे। इस क्षेत्र में मकान बनाने के लिए लकड़ी का अभाव था। सौजन्य फ्रेड हल्टस्टैंड हिस्ट्री इन पिक्चर्स कलेक्शन, NDIRS NDSU फार्गो। नए शब्द सॉड, घास व मिट्टी का मिश्रण। अब जरा गेहूं उत्पादक किसानों के बारे में कुछ विस्तार से बात की जाए।
देखा जाए कि इन किसानों ने किस तरह घास के मैदानों को अमेरिका की रोटी की टोकरी में तब्दील किया, उन्हें किन समस्याओं से जूझना पड़ा और इस प्रक्रिया के क्या परिणाम रहे। 2.2 गेहूं उत्पादक किसान। 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका के गेहूं उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। इस दौरान अमेरिका की शहरी आबादी बढ़ती जा रही थी और निर्यात बाजार भी दिनों दिन फैलता जा रहा था। मांग बढ़ने के साथ गेहूं के दामों में भी उछाल आ रहा था। इससे उत्साहित होकर किसान गेहूं उगाने की तरफ झुकने लगे। रेलवे के प्रसार से खाद्यान्नों को गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से निर्यात के लिए पूर्वी तट पर ले आना आसान हो गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक गेहूं की मांग में और भी वृद्धि हुई तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं के विश्व बाजार में भारी उछाल आया। रूसी गेहूं की आपूर्ति पर रोक लगने के बाद गेहूं के लिए यूरोप अमेरिका पर ही आश्रित था। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने किसानों से वक्त की पुकार सुनने का आह्वान किया। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। सन 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती की जा रही थी। 9 साल बाद गेहूं उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़कर 7.4 करोड़ एकड़ यानी लगभग 65% ज्यादा हो गया था। इसमें से ज्यादातर वृद्धि विशाल मैदानों ग्रेट प्लेन्स में हुई थी, जहां नित्य नए क्षेत्रों को जोता जा रहा था। गेहूं उत्पादन बहुधा बड़े किसानों के कब्जे में था। कई बड़े किसानों के पास तो 2-3 हजार एकड़ तक जमीन होती थी। 2.3 नई तकनीक का आगमन। गेहूं उत्पादन में हुई ये विलक्षण वृद्धि नई तकनीक का परिणाम थी। 19वीं शताब्दी में नए प्रवासी जैसे जैसे नई जमीन को अपने कब्जे में लेते गए, वैसे वैसे उन्होंने नई जरूरतों के मुताबिक अपनी तकनीक में भी बदलाव किए। जब वे लोग मध्य पश्चिम के घास के मैदानों में पहुंचे तो उनके वे साधारण हल बेकार साबित हुए जिनका वे पूर्वी तट पर इस्तेमाल करते आए थे। यहां के मैदान घनी घास से ढके थे, जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं। इस सख्त जमीन को तोड़ने के लिए कई तरह के हल विकसित किए गए। स्थानीय स्तर पर विकसित इन हलों में कुछ हल 12 फुट लंबे होते थे। इन हलों का अगला हिस्सा छोटे छोटे पहियों पर टिका होता था और उन्हें 6 बैल या घोड़े खींचते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विशाल मैदानी क्षेत्र के किसान इस सख्त जमीन को ट्रैक्टर और डिस्क हलों की मदद से गेहूं की खेती करने के लिए तैयार करने में जुटे थे। इस पृष्ठ पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र संख्या 9। छुट्टी की दोपहर को सुस्ताता एक किसान परिवार। डकोटा के विशाल मैदानों का 20वीं सदी के पहले दशक में लिया गया एक चित्र। सौजन्य फ्रेड हलस्ट्रैंड हिस्ट्री इन पिक्चर्स कलेक्शन, NDIRS NDSU फार्गो। चित्र संख्या 10 सचल हल। हल का अगला हिस्सा एक छोटे से पहिए पर टिका हुआ है। इसमें पीछे की तरफ एक हत्था लगा होता था, जिसकी मदद से हल को आगे पीछे चलाया जा सकता था। इस हल में बैल या घोड़े जोते जाते थे। चित्र संख्या 11 साइरस मैककॉर्मिक द्वारा सन 1831 में बनाया गया रीपर। पृष्ठ संख्या 128। आगे की चर्चा से पहले एक विवरण पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों का। चित्र संख्या 12। 19वीं सदी के मध्य से पहले ऐसे हंसियों का इस्तेमाल घास काटने के लिए किया जाता था। चित्र संख्या 13। मशीनी युग से पहले नई जमीन को खेती के लिए इस तरह तैयार किया जाता था। चित्र में 12 हलों के समूह में कई घोड़े जुते दिखाई दे रहे हैं। सौजन्य फ्रेड हलस्ट्रैंड हिस्ट्री इन पिक्चर्स कलेक्शन, NDIRS NDSU फार्गो। चित्र 14 ड्रिल मशीनों और ट्रैक्टरों द्वारा बीजों की रोपाई। उत्तरी डकोटा का एक कृषि फार्म, सन 1910। यहां 3 ड्रिल और पैकर मशीनें दिखाई गई हैं।
इन्हें ट्रैक्टर के पीछे बांधा जाता था। ड्रिल मशीनें 10 से 12 फुट लंबी होती थीं। प्रत्येक ड्रिल में 20 डिस्क लगी होती थीं। डिस्क का काम जमीन को बुआई के लिए तैयार करना होता था। पैकर्स रोपे गए बीजों पर मिट्टी डालने का काम करते थे। चित्र में दूर तक फैली रोपित जमीन दिखाई दे रही है। सौजन्य F.A. पजांदक चित्र संग्रह, NDIRS NDSU फार्गो। चित्र संख्या 15। उत्तरी डकोटा के विशाल मैदानों में जमीन की सफाई, सन 1910। इस चित्र में मिनियापोलिस वास्प ट्रैक्टर दिखाया गया है। ट्रैक्टर के पीछे जॉन डीरे हल बंधा है और उसमें धातु के फाल लगे हैं। इन फालों की सहायता से जमीन को आसानी से तोड़ा जा सकता था। घास की मजबूत जड़ों का सफाया करने में भी ये हल काफी मददगार थे। मशीन के पीछे गहरे कूंड देखे जा सकते हैं। बाईं ओर की जमीन पर दूर दूर तक घास फैली हुई है। इन मशीनों का इस्तेमाल गेहूं उगाने वाले बड़े किसान ही कर पाते थे। सौजन्य फ्रेड हल्स्ट्रैंड हिस्ट्री इन पिक्चर्स कलेक्शन, NDIRS NDSU फार्गो। पृष्ठ संख्या 129। अब आगे की चर्चा। फसल पकने के बाद उसकी कटाई का नंबर आता था। सन 1830 से पहले फसल कटाई के लिए हंसिए का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक ऐसा काम था जिसे सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ लगकर करते थे। लेकिन सन 1831 में साइरस मैककॉर्मिक ने एक ऐसे औजार का आविष्कार किया जो एक ही दिन में इतना काम कर देता था जितना कि 16 आदमी हंसियों के साथ कर सकते थे। इस तरह 20वीं शताब्दी के शुरू होते होते अमेरिका के ज्यादातर किसान फसल काटने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल करने लगे थे। इन मशीनों की सहायता से 500 एकड़ के खेत की कटाई का काम सिर्फ 2 सप्ताह में ही निपटाया जा सकता था। विशाल मैदानों के अमीर किसानों के लिए ये मशीन बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी। गेहूं के दाम आसमान छू रहे थे। उसकी मांग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन मशीनों से जमीन के बड़े टुकड़ों पर फसल काटने, ठूंठ निकालने, घास हटाने और जमीन को दोबारा खेती के लिए तैयार करने का काम बहुत आसान हो गया था। ये सारा काम मशीनें बहुत जल्दी कर डालती थीं। इसके लिए मानव श्रम की भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विद्युत से चलने वाली ये मशीनें इतनी उपयोगी थीं कि उनकी सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते थे। 2.4 गरीब जनता की दशा। गरीब किसानों के लिए ये मशीनें बर्बादी बनकर आईं। बहुत सारे किसानों ने इन मशीनों को इस उम्मीद के साथ खरीदा था कि गेहूं के दामों में पहले जैसी तेजी बनी रहेगी। इन किसानों को बैंक आसानी से ऋण दे देते थे, लेकिन ऋण को चुकाना मुश्किल काम होता था। ऋण अदा न करने की स्थिति में बहुत सारे किसानों को अपनी जमीन से ही हाथ धोना पड़ जाता था और इसका मतलब होता था काम की नए सिरे से तलाश। लेकिन इस काल में रोजगार बहुत मुश्किल से मिल पाता था। बिजली चालित मशीनों के आगमन से मजदूरों की जरूरत काफी कम हो गई थी। इसके साथ ही 1920 के दशक के मध्य तक 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों की आर्थिक तेजी खत्म हो चली थी। महायुद्ध के उपरांत उत्पादन की हालत ये हो गई थी कि बाजार गेहूं से अटा पड़ा था, लेकिन खरीदार ढूंढे नहीं मिलते थे। ज्यादातर किसानों के लिए यह संकट का समय था। गेहूं के भंडार बढ़ते जा रहे थे। गोदामों में खाद्यान्न भरा रहता था। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि गोदाम में रखे खाद्यान्न को पशुओं को खिलाया जा रहा था। गेहूं के दाम गिरने से आयात बाजार ढह गया था। 1930 के दशक की जिस महामंदी का अक्सर जिक्र किया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि में यही परिस्थितियां काम कर रही थीं। इस मंदी का असर हर जगह दिखाई पड़ता था। चित्र संख्या 16। पश्चिमी कंसास में काला तूफान, 14 अप्रैल 1935। अब आगे। 2.5 रोटी की टोकरी से रेत के कटोरे तक। विशाल मैदानों में गेहूं की सघन खेती से कई समस्याएं पैदा हुईं। 1930 के दशक में दक्षिण के मैदानों में रेतीले तूफान आने शुरू हुए।
पृष्ठ संख्या 129। इन तूफानों की ऊंचाई 7,000 से 8,000 फीट होती थी। गंदले कीचड़ की शक्ल में आने वाले इन तूफानों से चौतरफा तबाही फैल जाती थी। 1930 का पूरा दशक इन तूफानों से आक्रांत रहा। इस पूरे काल में ऐसा कोई दिन या वर्ष नहीं रहा जब इन रेतीले तूफानों ने तबाही न मचाई हो। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगता, रेत के ये तूफान शहरों और खेतों को चारों ओर से घेर लेते। तूफान के कारण सब कुछ अंधकारमय हो जाता था। फेफड़ों में धूल और कीचड़ भरने से पशु भारी संख्या में मरने लगे। रेतीले तूफानों से खेत के खेत पट जाते थे और उनकी मीण रेत में गुम हो जाती थी। ये रेत नदी की सतह पर इस कदर जम जाती थी कि मछलियां सांस तक नहीं ले पाती थीं। मैदानों में हर तरफ चिड़ियों और पशुओं की हड्डियां बिखरी दिखाई देती थीं। 1920 के दशक में गेहूं के उत्पादन में क्रांति लाने वाले ट्रैक्टर और मशीनें अब रेत के ढेरों में फंसकर बेकार हो गए थे। ये मशीनें इस हद तक खराब हो चुकी थीं कि उनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी। इस तबाही का कारण क्या था? रेतीले तूफान क्यों पैदा हुए थे? तूफानों का एक कारण तो 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों में पड़ने वाला सूखा था। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण तापमान बढ़ता चला गया। लेकिन रेत के ये सामान्य तूफान काले भयावह तूफान का रूप इसलिए ले सके क्योंकि जमीन के एक विशाल हिस्से पर लगातार खेती करने के कारण जमीन की ऊपरी परत काफी हद तक टूट गई थी। उस पर घास का नामो निशान नहीं बचा था। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में गेहूं पैदा करने वाले किसानों ने जमीन के हर संभव हिस्से से घास साफ कर डाली थी। ये किसान ट्रैक्टरों की सहायता से इस जमीन को गेहूं की खेती के लिए तैयार कर रहे थे। रेतीले तूफान इसी असंतुलन से पैदा हुए थे। ये सारा क्षेत्र रेत के एक विशालकाय कटोरे में बदल गया था, यानी खुशहाली का सपना एक डरावनी हकीकत बनकर रह गया था। प्रवासियों को लगता था कि वे सारी जमीन को अपने कब्जे में लेकर उसे गेहूं की लहलहाती फसल में बदल डालेंगे और करोड़ों में खेलने लगेंगे। लेकिन 30 के दशक में उन्हें ये बात समझ में आई कि पर्यावरण के संतुलन का सम्मान करना कितना जरूरी है। पृष्ठ संख्या 130। इस पृष्ठ पर चित्र संख्या 17, ड्राउट सर्वाइवर्स, अलेक्जेंडर होग का रेखा चित्र, सन 1936। होग ने अपने चित्रों में रेतीले तूफानों से होने वाली तबाही और मौत के तांडव को दर्शाया है। लाइफ मैगजीन ने हॉक को रेतीले कटोरे का चित्रकार बताया था। पृष्ठ संख्या 131। अध्याय 6, भाग 3, भारतीय किसान और अफीम की खेती। आइए अब भारत की ओर चलें और सुने कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, प्लासी के युद्ध 1757 के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज स्थापित हो चला था। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आमूल बदलाव आए। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था। सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भू राजस्व यानी लगान की एक नियमित व्यवस्था करना चाहती थी। इस नीति के तहत राजस्व की दर तथा खेती की जोत बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे जंगल और चरागाह कम होने लगे। किसानों और चरागाहों पर आश्रित समुदायों को इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता के कानूनों के तहत अब किसान जंगलों का मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते थे। सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं। किसानों पर लगान जमा करने का दबाव हर समय बना रहता था। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई नई फसलों को उगाना शुरू किया गया। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में नील जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती इसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के फलस्वरूप शुरू की गई थी। शताब्दी का अंत होते होते यहाँ के किसान गन्ना, कपास, जूट अर्थात पटसन,
गेहूं और अन्य ऐसी ही निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे। ये फसलें यूरोप की शहरी आबादी और इंग्लैंड स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थीं। भारतीय किसानों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा, इस बात को हम अफीम की खेती के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इससे हमें खेतीहर लोगों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही हम ये भी जान सकेंगे कि इस दौरान उपनिवेशों में बाजार व्यवस्था किस तरह काम करती थी। 3.1 चाय का शौक, चीन के साथ व्यापार। भारत में अफीम के उत्पादन का इतिहास चीन और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापार से गहरे रूप से जुड़ा है। 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीदकर इंग्लैंड में बेचा करती थी। चाय की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ चाय का व्यापार दिनों दिन महत्वपूर्ण होता गया। सन 1785 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ पाउंड चाय का आयात किया जा चुका था। 1830 तक आते आते ये आंकड़ा 3 करोड़ पाउंड को पार कर चुका था। वास्तव में इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार से पैदा होने लगा था। पृष्ठ संख्या 132। इस व्यापार की एक समस्या ये थी कि इंग्लैंड में इस समय ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता था जिसे चीन के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। चीन का मंचू शासक विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। शासकों को भय था कि ये व्यापारी स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया करेंगे और शासकों की सत्ता में अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मंचू शासक विदेशी वस्तुओं के लिए चीन के दरवाजे खोलने के पक्ष में नहीं थे। आखिर ऐसी स्थिति में पश्चिम के व्यापारी चाय के व्यापार को कैसे जारी रख सकते थे? व्यापार संतुलन कायम रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। व्यापारी चाय के बदले चांदी के सिक्के अर्थात बुलियन दिया करते थे। चांदी के निर्यात को इंग्लैंड में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। ये एक तरह से इंग्लैंड के खजाने को खाली करना था। इंग्लैंड में यह सार्वजनिक चिंता का विषय बन गया था। लोगों में ये भावना घर करने लगी थी कि खजाना खाली होने से देश में गरीबी फैल जाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। इसी कारण व्यापारी चांदी का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वे एक ऐसी वस्तु की तलाश में थे जिसे चीन के बाजार में बेचा जा सके। अफीम एक ऐसा ही उत्पाद था। चीन में अफीम की शुरुआत 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन अफीम को मुख्यतः औषधि के रूप में देखा जाता था। बहुत सी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। चीन के शासक अफीम की लत को लेकर चिंतित थे। वहां के शासक ने औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन और विक्रय पर रोक लगा रखी थी, लेकिन राजकीय पाबंदी के बावजूद 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम के व्यापारियों ने चीन में अफीम का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया। पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां से स्थानीय एजेंटों के जरिए देश के आंतरिक हिस्सों में भेज देते थे। 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेट अवैध रूप से चीन में लाए जा रहे थे। 15 साल बाद गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाली इस अफीम की मात्रा 35,000 क्रेट का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इस पृष्ठ पर दिया गया चित्र संख्या 18, त्रिकोणीय व्यापार। अंग्रेज व्यापारी भारत से अफीम ले जाकर चीन में बेचते थे और चीन से इंग्लैंड को चाय का निर्यात करते थे। भारत और इंग्लैंड के बीच दोतरफा व्यापार होता था। 19वीं सदी के आरंभ में भारत से इंग्लैंड को होने वाले हथकरघा निर्यात में गिरावट आने लगी और इसके स्थान पर कच्चे माल, रेशम व कपास तथा खाद्यान्नों का निर्यात बढ़ने लगा। इंग्लैंड भारत में अपने यहाँ निर्मित माल भेजने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के दस्तकारी उत्पादों का ह्रास होने लगा। क्रियाकलाप। मानचित्र में तीर के निशान दिए गए हैं, जिसके अनुसार किस देश से कौन सी वस्तु किस देश को भेजी जाती थी दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 133। चित्र संख्या 19। चीन से भारत आए जहाज का चित्र।
थॉमस डेनियल की कृति। डेनियल अपने भतीजे विलियम डेनियल के साथ सन 1786 में भारत आए थे। वे दोनों पहले चीन गए थे। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे कैंटन, दक्षिण चीन से भारत पहुंचे। उनका जहाज भारत के एक बंदरगाह पर पंजीकृत था, लेकिन इस जहाज से पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। चीन के साथ अफीम के अवैध व्यापार के लिए इसी तरह के जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था। स्रोत च 1839 में चीन के शासक ने लिन त्से-शू को कैंटन का विशेष आयुक्त नियुक्त किया। लिन त्से-शू को अफीम का व्यापार रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो 1839 के वसंत में कैंटन पहुंचा। त्से-शू ने पद संभालते ही अफीम के व्यापार में लगे 1600 लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए और 11,000 पाउंड अफीम जब्त कर ली। इसके बाद लिन त्से-शू ने विदेशी फैक्ट्रियों को अफीम का स्टॉक खाली करने की हिदायत दी। इस कार्रवाई के तहत अफीम के 20,000 क्रेट नष्ट किए गए। त्से-शू के कैंटन में विदेशी व्यापार पर रोक लगाने से इंग्लैंड ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अफीम युद्ध 1837 से 1842। इस युद्ध में चीन को मुंह की खानी पड़ी और उसे एक अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार अफीम के व्यापार को कानूनी मान्यता दे दी गई। चीन के दरवाजे विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। युद्ध से पहले लिन ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा था, जिसमें अफीम के व्यापार की भर्त्सना की गई थी। यहां लिन द्वारा महारानी को लिखे गए उस पत्र का एक अंश प्रस्तुत है। चीन में जो लोग अफीम की खरीद फरोख्त करते हैं या उसका सेवन करते हैं, उन्हें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अगर हम अफीम बेचने वाले इन बर्बर लोगों के अपराधों की जांच करें और उनकी हरकतों से देश को होने वाले नुकसान का जायजा लें, तो इन लोगों को मृत्युदंड देना कहीं से गलत नहीं लगता। आपका देश चीन से 60 या 70 हजार ली दूर है। आपको बता दें, 3 ली 1 मील के बराबर होता है। इसके बावजूद इन बर्बर लोगों के जहाज अफीम के व्यापार के लिए चीन में आते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। चीन की संपत्ति का ये बर्बर व्यापारी अपने हित में दोहन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन बर्बर व्यापारियों द्वारा कमाया गया धन वास्तव में चीन की संपत्ति है। इन लोगों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि इस व्यापार के बदले वे चीन की जनता को ये खतरनाक नशीली दवा खिलाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी नैतिकता कहां चली गई है? मैंने सुना है कि इंग्लैंड में अफीम के सेवन पर सख्त रोक है। इसका कारण यह है कि आपका देश अफीम के खतरों को समझता है। यदि आप अपने देश का नुकसान नहीं करना चाहते, तो दूसरे देशों का नुकसान करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। भला चीन इस बला का शिकार क्यों? स्रोत सु योतेंग और जॉन फेयरबैंक, चाइनाज रिस्पॉन्स टू द वेस्ट, 1954। पृष्ठ संख्या 134। इस तरह यह हुआ कि जहां इंग्लैंड में चीन से आयात की गई चाय लोगों की जबान पर चढ़ने लगी, वहीं चीन की जनता अफीम की लत का शिकार होने लगी। ये लत समाज के सभी वर्गों, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग, उच्च वर्ग और भिखारियों में फैल गई थी। 1839 में कैंटन के विशेष आयुक्त लिन त्से-शू के अनुसार चीन में 40 लाख लोग अफीम का सेवन कर रहे थे। कैंटन में रहने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अफीम की लत के आदी हो चुके थे। एक तरफ जहां चीन अफीमचियों का देश बन गया था, वहीं इंग्लैंड का चाय व्यापार दिनों दिन प्रगति कर रहा था। अफीम के इस अवैध व्यापार से हासिल की गई राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। 3.2 अंग्रेज व्यापारी अफीम कहां से प्राप्त करते थे? अफीम के व्यापार में भारतीय किसानों की भूमिका यहीं से शुरू होती है। बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन पर अफीम की खेती शुरू की। जैसे जैसे चीन में अफीम का बाजार बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों से अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। सन 1767 से पहले भारत से केवल 500 पेटी अर्थात 2 मन के बराबर अफीम निर्यात की जाती थी। सिर्फ 4 वर्षों के भीतर ये मात्रा 3 गुना बढ़ गई। 100 वर्ष बाद अर्थात 1870 तक आते आते सरकार हर वर्ष लगभग 50,000 पेटी अफीम का निर्यात करने लगी थी।
दिनों दिन बढ़ते व्यापार को कायम रखने के लिए अफीम की मांग को बढ़ाना आवश्यक था, लेकिन ये काम आसान नहीं था। आखिर किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था? किसान अफीम बोने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कई कारण थे। सबसे पहले, किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वर जमीन पर करनी होती थी, खासतौर पर ऐसी जमीन पर जो गांव के पास पड़ती थी। आमतौर पर ऐसी उपजाऊ जमीन पर किसान दाल पैदा करते थे। अच्छी और उर्वर जमीन पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धोना था। उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वर जमीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। खराब जमीन में दालों का उत्पादन न केवल अनिश्चित रहता था, बल्कि उसकी पैदावार भी काफी कम रहती थी। दूसरे, बहुत सारे किसानों के पास जमीन थी ही नहीं। अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को भूस्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों से बटाई पर ली गई जमीन पर अफीम उगाते थे। गांव के पास की जमीन की लगान दर बहुत ऊंची रहती थी। तीसरे, अफीम की खेती बहुत मुश्किल से होती थी। अफीम के नाजुक पौधे को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था। अफीम बोने के बाद किसान दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी। किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा था। इस पृष्ठ पर दिए गए क्रियाकलाप। कल्पना करें कि चीन के शासक ने आपसे अफीम के नुकसानदेह प्रभावों के बारे में एक पर्चा तैयार करने के लिए कहा है। पता लगाएं कि अफीम के सेवन का मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक पर्चा तैयार करें और उसे आकर्षक शीर्षक दें। दूसरा क्रियाकलाप। कल्पना करें कि आप अफीम की खेती का विरोध करने वाले किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थानीय अधिकारियों से इस संबंध में बात करनी है। बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? कक्षा के विद्यार्थियों को 2 समूह में बांटें और चर्चा करें। नए शब्द। मन, भार की माप। 1 मन बराबर 40 सेर। 1 सेर बराबर 1 किलोग्राम से कुछ कम होता है। पृष्ठ संख्या 135। 3.3 किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया? किसान को अफीम की खेती करने के लिए अग्रिम रकम दी जाती थी। बंगाल और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों की एक बड़ी जमात ऐसी थी जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी। भूस्वामी का कर्ज चुकाने या अपने लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध करना उनके लिए हमेशा मुश्किल रहता था। 1780 के बाद गांव के मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम रकम पेश करने लगे। ऋण की सुविधा इन किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर आई। ऋण की सुविधा के चलते किसान न केवल अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर पाते थे, बल्कि पहले से लिए कर्ज को भी अदा करने की हालत में आ जाते थे। लेकिन इस ऋण व्यवस्था के साथ एक खराब बात ये जुड़ी हुई थी कि ऋण लेते ही किसान गांव के प्रधान और सरकार के बंधुआ हो जाते थे। इन किसानों तक ये रकम अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिए पहुंचती थी। ये एजेंट गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे और गांव का प्रधान इन किसानों को। एक बार ऋण लेने के बाद किसान अफीम बोने से मुकर नहीं सकते थे। इस व्यवस्था के तहत किसानों को एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम बोनी पड़ती थी। फसल अफीम के एजेंटों द्वारा काटी जाती थी। एक बार फसल बोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। वो इस जमीन पर कोई दूसरी फसल नहीं उगा सकता था। उसे इस फसल को कहीं और बेचने की भी आजादी नहीं थी। साथ ही फसल के दाम एजेंट द्वारा तय किए जाते थे और ये दाम हमेशा ही बहुत कम होते थे। जहां तक अफीम की खेती से होने वाली कम आय का सवाल है, ये अफीम के दाम बढ़ाने से दूर की जा सकती थी। लेकिन इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। वो खुद इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए और कलकत्ता के अफीम एजेंटों को ये अफीम ऊंचे दाम पर बेची जाए। कलकत्ता स्थित ये एजेंट इस अफीम को चीन भेजने की व्यवस्था करते थे। अफीम के इस क्रय और विक्रय का अंतर सरकार के खाते में जाता था। दूसरे शब्दों में यही सरकार का राजस्व होता था। अफीम पैदा करने वाले किसानों को इतना कम मूल्य दिया जाता था कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक आते आते किसान बेहतर दाम की मांग करने लगे थे और अग्रिम पेशगी लेने से इनकार करने लगे थे।
बनारस के आसपास के क्षेत्र में अफीम पैदा करने वाले किसानों ने तंग आकर इसकी खेती ही बंद कर दी थी। इसके बदले उन्होंने गन्ने और आलू की खेती अपना ली। बहुत सारे किसानों ने अपनी फसलों को घुमंतू व्यापारियों, पैकारों को बेच डाला था। ये व्यापारी किसानों को बेहतर दाम देते थे। 1773 तक बंगाल सरकार ने अफीम के व्यापार पर आधिपत्य जमा लिया। सरकार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति ये व्यापार नहीं कर सकता था। 1820 के दशक में अंग्रेज सरकार ने पाया कि उनके क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा है, जबकि गैर ब्रिटिश इलाकों में अफीम की खेती खूब फल फूल रही थी। आगे की चर्चा से पहले इस पृष्ठ पर दिया गया स्रोत 6। 1833 में इलाहाबाद के सहायक अफीम एजेंट ने लिखा था, बोर्ड मानता है कि किसान अफीम पैदा नहीं करना चाहते। पिछले 2 वर्षों के दौरान मैं जमुना के दक्षिणी जिलों में रहने वाले किसानों के संपर्क में रहा हूं और मैंने ये बात महसूस की है कि यहाँ के सभी किसान इस व्यवस्था से नाराज हैं। वे इसे कतई पसंद नहीं करते। इस मामले में मैंने कई जगह पड़ताल की है और मेरा अनुभव यह है कि अफीम की खेती को किसान अभिशाप मानते हैं। वे अफीम की खेती अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डंडे के जोर पर करते हैं। ये खेती कलेक्टर के आदेश के तहत शुरू की गई थी। लोग बाग बताते हैं कि उनके साथ चपड़ासी बदतमीजी से पेश आते हैं और उनसे गाली गलौज करते हैं। किसानों की राय है कि अफीम की खेती से उन्हें नुकसान हुआ है। बिनॉय चौधरी की पुस्तक ग्रोथ ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इन बंगाल से। पृष्ठ संख्या 136। अब आगे की चर्चा। मध्य भारत और राजस्थान जैसे गैर ब्रिटिश क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन बदस्तूर जारी था। इन क्षेत्रों में स्थानीय व्यापारी किसानों को बेहतर मूल्य देते थे। 1820 के दशक में ये व्यापारी सशस्त्र दल बल के साथ व्यापार करते थे। अंग्रेजों की दृष्टि में यह व्यापार अवैध था। वे इसे तस्करी मानते थे और इस पर रोक लगाना चाहते थे। सरकार अफीम पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने रियासतों में तैनात अपने एजेंटों को इन व्यापारियों की अफीम जब्त करने और फसलों को नष्ट करने के आदेश दिए। जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा, तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानीय व्यापारियों के बीच ये टकराव चलता रहा। लेकिन इससे हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि औपनिवेशिक भारत में सभी किसानों की हालत अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी ही थी। औपनिवेशिक भारत में अन्य किसानों की हालत के बारे में हम एक अलग अध्याय में बात करेंगे। निष्कर्ष। इस अध्याय में आपने सुना कि आधुनिक काल में विश्व के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन बदलावों पर नजर डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगह एक जैसे नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव एक समान नहीं था। इन बदलावों से कुछ वर्गों को लाभ हुआ और कुछ को नुकसान। आधुनिकीकरण का ये इतिहास सिर्फ वैभवपूर्ण ही नहीं था। इसे केवल वृद्धि और विकास की एक शानदार कहानी भर नहीं कहा जा सकता। इस काल में लोगों को अपनी मूल जगह छोड़कर आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों का रुख करना पड़ा। ये काल गरीबी, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विद्रोह, औपनिवेशीकरण और दमन का काल भी था। हमें इन बदलावों के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक विश्व में खेतीहर जनता और किसानों ने इस स्थिति का मुकाबला अलग अलग ढंग से किया है। इस पृष्ठ पर दिया गया चित्र संख्या 20। 19वीं सदी में अफीम की पेटियों को गाजीपुर रेलवे स्टेशन ले जाते किसान। पृष्ठ संख्या 137। क्रियाकलाप 1। सन 1650 से 1930 के बीच कृषि के क्षेत्र में आए महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाने के लिए एक काल रेखा तैयार करें। 2। एक सारणी दी गई है जिसमें इस अध्याय में उल्लिखित घटनाओं के आधार पर जानकारी भरनी है। याद रखें कि किसी देश में एक से ज्यादा बदलाव भी देखे जा सकते हैं। सारणी इस प्रकार है। पहले खाने में देश, दूसरे में परिवर्तन, तीसरे में किसका नुकसान हुआ और चौथे में किसको लाभ हुआ। प्रश्न 1।
18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की ग्रामीण जनता खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी? संक्षेप में व्याख्या करें। इस व्यवस्था को एक संपन्न किसान, एक मजदूर, एक खेतीहर स्त्री की दृष्टि से समझने का प्रयास करें। 2. इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें। 3. इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेशिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? 4. कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और वो किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? पृष्ठ संख्या 138। 5. अमेरिका पर नए आप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? 6. अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फायदे नुकसान क्या-क्या थे? 7. अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? 8. अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे? 9. भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे?